आज हमारे विश्व में बहुत बदलाव आए हैं और जो भी कुछ भी कह सकते हैं, अपने आप को पूंजीवादी कह सकते हैं, समाजवादी कह सकते हैं, सुविधावादी भी कह सकते हैं। उसका मुखौटा आप खोल दीजिए एक बार और देखिए उसका असली चेहरा क्या है, उसका असली पर्सनालिटी क्या है। वो जनहित में काम कर रहे या नहीं कर रहे, ये आप देख लीजिए। और ये जो बड़े बड़े बात करते हैं कि मैं समाजवादी हूँ, मैं पूंजीवादी हूँ, मैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में, अब बात कम मत कीजिए, काम करके दिखा दीजिए आप क्या विश्वास करते हैं नहीं करते हैं। सिर्फ यही मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करता हूँ कि आज हमारे देश, हमारा पूरा विश्व भी बहुत बहुत बदलाव आए हैं और भी बदलाव आने वाले हैं। जो आर्थिक संकट अमेरिका में शुरू हुई, न्यूयॉर्क में, आज वो चीन में हो रहे हैं। चीन में एक आर्थिक संकट के समय जा रहे हैं। वो जो नया नया हमारे जो संघर्ष हो रहे, जो युद्ध हो रहे, ये लोग हथियार और बम से नहीं लड़ाई चल रहे, पानी के ऊपर लड़ाई चल रहे, भूमि के ऊपर लड़ाई चल रहे, प्राकृतिक संसाधन के ऊपर लड़ाई चल रहे। तो ये बहुत जल्दी रफ्तार से जो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा अर्थव्यवस्था, पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था बदल रहे हैं, इसको समझना आसान काम नहीं है, मगर समझना बहुत ज़रूरी है, जो भाई साहब पहले भी कहा था। तो आप कोशिश कीजिए और फिर बाद में हम बात चलेगा, सारा रात हमारा चर्चा चलेगा, कौन पूंजीवादी है, कौन समाजवादी है, कौन सुविधावादी है। चालू करा, माइक चालू करा। हेलो, मैं डॉक्टर भिसे। मेरा सवाल ये है सर कि जिस घोटाले की बात अपन हमेशा करते हैं, हाई लेवल के घोटाले, पर्टिकुलर जो घोटाले, कोयला घोटाला है या 2G का घोटाला हो जो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ, और मनमोहन सिंह जी अपने को ये सब घोटालों से अलग रखते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि अकाउंटेबिलिटी जो है, इसको समझने बोलते हैं अपन, ये इस सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो मनमोहन सिंह जी है वो भी रिमोट कंट्रोल से चलते थे, बोलते थे अपन, ये रिमोट कंट्रोल नाम की एक चीज़ बहुत एक चर्चा के विषय है इस सिस्टम में अपने। तो ये अकाउंटेबिलिटी, ये रिमोट कंट्रोल, ये सब के बारे में आपने क्या? देखिए, मैं समझता हूँ हम सब लोग को अकाउंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। आप पिता हो के आपको अकाउंटेबल होना चाहिए, आपका परिवार के साथ आपका अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर आप कोई एक बड़ा राजनेता है तो आपको भी अकाउंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी सिद्धांत लेंगे आपको लोग को बताना पड़ेगा आप क्यों ले रहे हैं, ये सचमुच सबके हित में है या नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ बहुत सारे कारण के लिए लोगों को शिक्षा मिल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, सूचना का अधिकार आया है। आप सबको धोखा नहीं दे पाएंगे, आपको अकाउंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत पुराना एक कहावत है, शायद जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा था कि आप कुछ लोगों को हर बार धोखा दे सकते हैं। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, और सारे लोग को आप कुछ समय में धोखा दे सकते हैं। यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, मगर हर समय हर व्यक्ति को आप धोखा नहीं पाते। यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, यही मेरा कहना है। तो ये अकाउंटेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और होना चाहिए। और आप जैसे नागरिक है, हर व्यक्ति अगर इन लोग को बताएंगे कि हम आपको चुन के ये कुर्सी में आप बैठे हैं हमारे लिए है, आप हमारे हित में काम करना भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। शेवटचा प्रश्न सर। जरा सर, प्रमुख अतिथींना बाहेर गावी जायचं आहे, जरा सर मैं थोडक्यामध्ये विचारा। मैं डॉक्टर चौधरी, मैं एक दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये जो कोयला घोटाला और 2G घोटाला है, फर्स्ट टाइम जब सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हुआ तो ऑनरेबल कोर्ट ने इनको हाउ टू डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेस, ये गवर्नमेंट को पूछा।
तो उनको डिफाइन तक करने नहीं, ऐसा हमने सुना है। इसके बारे में आप ज़रा हमको गाइड करो। और दूसरी बात, आपने बोला कि आयन घोटाले में पैसा अपना चाइना में गया, तो ऐसे बाकी के जो नहीं। घोटाले हैं, अच्छा, ओके। घोटाले हैं, गैस घोटाला है, 2G घोटाला, ये पैसा अपने ही देश में है। और आज का पेपर पढ़ो, अंबानी के पास 24 अरब डॉलर रुपीज़ है। तो अब सिचुएशन अपनी क्या है, खास करके मराठवाड़ा और पूरे देश की? फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं पैसे के लिए, और एक तरफ ऐसी न्यूज़ रहती है कि सुसाइड कर रहे हैं, और इतना पैसा एक जगह इधर जाता है। तो ऐसे टाइम अपना क्या अप्रोच चाहिए कि वो पैसा हम अब तो भी इमरजेंसी बोल के निकाल के ऐसे लोगों को मदद करके इनको सुसाइड से बचा सके? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ओके, एक मिनट। प्लीज आप स्पीक टू द माइक। Thank you very much. I appreciate that. This is the second time I'm hearing you. You were my mentor when I was American Express candidate in New Delhi. So thank you very Sorry, much. I'm unable to see you very clearly. But No thank problem. You. I'll Thank see you so after the much. program. My question was, एक आपने जो बताया कि सारे नैसर्गिक साधन संपत्ति का जो ये था, उसके इनएफिशिएंसीज बताए, but there was one important point, the cost to the consumer. जब हम लिलाव करते हैं, नीलामी करते हैं, तो cost to the consumer does increase, but you didn't counter that point. जबकि Okay. हर तरफ से that's one. All right. Second, कावेरी कृष्णा कावेरी का जो बेसिन था, उसके there was one important point कि to benchmark it to the international prices, जो cost of import है उसके साथ benchmark करके अंबानीज को दी जाए, and no one countered that part. I don't know why. So I just wanted to know, why did Manmohan Singh, for all the respect that we have for the man's dignity and credibility, why did he rule in favor of Ambani's? There must be a reason, if you can explain that. All right. And the third was about land acquisition, the social impact. It was already included in that. And you talked about black money. I couldn't understand the relevance. If there is alpha and beta, if beta is black and alpha is white, if alpha goes to gamma, then beta is bound to go to delta. So there's nothing changes in that. So I All didn't right. understand the point. Thank you very much for answering. So let me go one by one and try and answer your questions. The first thing is that the government in the ordinance tried to do away completely with the social impact assessment. It is not a question of A and B and alpha and beta and gamma and delta. पहला बात ये है कि पूरा जो सामाजिक असर का जो एक जांच, एक इंडिपेंडेंट निष्पक्षता से एक जो असेसमेंट करेंगे, ये पूरा क्लॉज हटा दिया गया। ये पहला बात। जो ऑर्डिनेंस से अरुण जेटली जी ने दस्तखत किया था राष्ट्रपति से, ये पूरा SIA क्लॉज हटा दिया था। ये पहला बात है। दिस इज द फैक्ट। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि अगर नीलाम होता तो ये स्पेक्ट्रम का दाम बढ़ जाता है, गैस का दाम बढ़ जाते हैं, लोहा आयुष का दाम बढ़ जाते हैं, कोयला का दाम बढ़ जाते हैं, और ये सारी चीज़ उपभोक्ता को देना पड़ेगा। हाँ, मेरा कहना और कुछ है। आप जिस तरह से कोयला आवंटन कर रहे हैं, जिस तरह से गैस आवंटन कर रहे हैं, ये कीमती संपत्ति है, तो आप पारदर्शिता से नहीं कर पाएंगे। आज नहीं तो कल आपको पैसा देना पड़ेगा। आज आप 2G बहुत कम कीमत में आपका फ़ोन यूज़ करेंगे, 4G में पहुंच जाइए, आपको कितना पैसा देना पड़ेगा आपको खुद मालूम पड़ेगा। आज बिजली का कीमत कितना है आप जानते हैं। मेरा कहना है, इफ़ यू फॉलो ए ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऑफ ऑक्शन, ठीक है, देयर विल बी द स्केर्स रिसोर्स जो है, जो कीमती संसाधन है संपदा, इसको अगर कम है तो ठीक है, आपको अगर ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, आपको पैसा देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों देना पड़ेगा। आप साथ साथ और भी कीजिए ना। आप जो सूरज से जो ऊर्जा करते हैं उसके ऊपर आप पैसा डालिए ना। जी भाई साहब ने जैसा कहा, ये जो पैसा अगर आप ग्रामीण इलाका में देंगे, आप गांव का विकास के लिए देंगे, आप सिंचाई का व्यवस्था के लिए देंगे, आप इस तरह से आप कुछ करेंगे लोगों के लिए, तो शायद जो समस्या आज है, आज हमारे देश का किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं बहुत सारे कारण के लिए। अनिश्चितता भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे देश में सरकार जो अपना पैसा जो सिंचाई में खर्चा करना चाहिए था, वो ठीक तरह से खर्चा नहीं हो रहा है,
और आप दिखाते हैं कागज़ में इतना पैसा खर्च हो रहा है, वो पैसा ठीक तरह से खर्च नहीं हो रहा है। कोई ठेकेदार पैसा ले लेते हैं, कोई राजनेता ले रहे। आपके राज्य में महाराष्ट्र में सिंचाई के नाम में कितना पैसा लूट हो गया आपको मालूम होना चाहिए हमसे ज़्यादा। क्या हुआ और कौन कहा कि आपके पास पानी नहीं है तो हम पेशाब करेंगे, कौन बताए, ये आपको मालूम है। हमने टीवी में दिखा। तो ये सब क्यों बंद हो गया? जिस समय पिछली सरकार के साथ इतना चिल्ला-चिल्ली हुई थी ये सिंचाई के ऊपर जो पैसा खर्च हुआ, आज क्यों सब लोग चुप है? आपका आवाज़ उठाइए ना, आप आवाज़ उठाइए। सिंचाई के नाम में जो पैसा खर्च हुआ है, सचमुच क्या खर्च हुआ है? तो आपको जो समस्या है, जो किसान का आत्महत्या का समस्या है, ये पैसा कहाँ गया, किसका जेब में गया, कौन फ़ायदा उठाया इसकी? ये सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। सारे सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है जी, मगर ये सवाल हम सबको उठाना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने अकाउंटेबिलिटी की बात किया है। मैं आपको चुन के आपको हमारा विधायक बनाया, हमारा सांसद बनाया, तो आप किसके हित में काम करेंगे? अपना परिवार के हित में या जनहित में काम करेंगे? ये सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी का सवाल यह है। सारे सवाल का शायद डिटेल्ड जवाब देने में समय लग जाएगा, तो मैं आई एम ट्राई टू गिव यू द आंसर्स इन ब्रीफ द वे आई हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड इट। रंजय भाई, एक तो पहले आपसे हम और आप तो बात कर सकते हैं, मुलाकात होती है। मैं तो सबसे पहले रंजय भाई को हमारे इस मराठवाड़ा इलाके की तरफ से बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि इस घड़ी में आकर आपने हमें इस चीज़ के बारे में सचेत किया, और लातूर के मित्र अतुल और साथियों को भी बहुत मैं मुबारक देता हूं। मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सब लोग को, आप इतना समय बिताया, हमारा बात सुना। तो लेकिन साथ में ये है कि आज तो आप देख रहे हैं मराठवाड़ा जिससे गुजर रहा है, जिस दौर से, जल संकट और वो सब, ये शासन के कुनीतियों से आया, ये अलग से कहने की आवश्यकता नहीं। आपने तो हमारा ध्यान आकर्षित किया है बहुत अहम मुद्दों के ऊपर जो मंच पर आए हैं, लेकिन संसाधनों की लूट, बर्बादी और विनाश गांव-गांव में हो रहा है। नदी से रेत निकाल दिया, पानी गायब है। मराठवाड़ा में 1% भी हम वन भूमि नहीं रखे हैं, जंगल खत्म किए हैं, पानी की कोई संभावना वर्षा औसत हो के भी नहीं होती है। तो मुझे एक लगता है ये जो अनर्थ का शास्त्र, मैं भी एक अर्थशास्त्र का अध्यापक रहा हूँ, कमी हमारी है कि विकास की परिभाषा, विकास की संकल्पना ही गलत थी, और उस सोच को बदलने के इर्द गिर्द नहीं सारे सवाल थे। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है, लेकिन ये विकास का आतंक, एक डेवलपमेंट टेररिज्म फैलाकर, क्या आपको विकास नहीं चाह रहे? यहाँ से मुख्यमंत्री हुए और हम जब कोई बात कहते थे, अतुल कहते थे, तो क्या आपको विकास नहीं चाहिए? तो ये विकास नाम का जो भ्रम फैलाया है वो हर चीज़ की जड़ है। आपने जो बहुत काम अच्छा किया है और आप कर रहे हैं, मैं देश की और आपके साथ बहुत ये है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर ये कर हमें करना पड़ेगा। लातूर वालों ने यहाँ शुरुआत की, मैं औरंगाबाद में करना चाहता था, तो इन्होंने पहले किया, मुबारक। और ये मूल साधन साक्षरता की बात है। जन के साधन जन के पास कैसे रहे, वो चंद लोगों के हथियाने के साधन नहीं बने, ये आज मुख्य लड़ाई है। और उसको आपने बहुत अच्छी तरह से किताब और आपकी सारी सब चीज़ों के मार्फत पेश किया है। आप कोई जवाब दे ऐसी भी मेरी अपेक्षा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अध्यापक जी, देसादर जी, कि मैं आपके साथ 100% सहमत हूँ। और विकास के नाम में क्या भ्रम फैलाया गया, और ग्रोथ चाहिए। किसी वक्त में भी सकल घरेलू उत्पाद 7% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, 12% बढ़ेगा। आप रोजगार के बारे में नहीं क्यों कहते हैं? अमीर और गरीब के बीच जो दुराई आया है, इसके बारे में क्यों नहीं कह रहे? तो आज ये सारे मुद्दा आपने जो कहा, मैं आपके साथ बिल्कुल 100% सहमत हूँ।
धन्यवाद. मी होळकुंदे सरांना औपचारिक आभार प्रदर्शनाकरता आमंत्रित करतो. धन्यवाद. लोकांचं प्रबोधन व्हावं आणि लोक बहुश्रुत व्हावेत, विशेषतः लातूरवासी आहे म्हणून स्वामी रामानंद तीर्थ व्याख्यानमाला हे अशा प्रकारचे विविध विषय, विविध वक्ते यांना पाचारण करून प्रयत्न करत आहे. यात श्री अतुल देऊळगावकर हे आमचे कल्पक आणि अतिशय म्हणजे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आहे. त्यांनी अशा प्रकारे गुहा, ठाकूरता, परंजोय अशा प्रकारचे हे नवीन नाव आणि एक वेगळाच विषय या ठिकाणी घेऊन आपण लोकांचं प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर आजच्या या कार्यक्रमाला आमचे हे ठाकूरता साहेब या ठिकाणी आले, त्याबद्दल आपल्या सर्वांच्या वतीनं, स्वामी रामानंद तीर्थच्या वतीनं मी हार्दिक आभार व्यक्त करतो. आणि त्या संस्थेनं हे सभागृह उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांचे हार्दिक आभार मानतो. आणि आपण या ठिकाणी बहुसंख्य हे अतिशय संवेदनाशील नागरिक आणि मान्यवर व्यक्ती या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. आपण सर्वजण वेळ दिलात, पुन्हा एकदा हार्दिक आभार. धन्यवाद.